तो स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो देखिए, ये हमारी पॉलिटी की सेकंड क्लास है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब भी क्लास स्टार्ट हो आप पेन और कॉपी लेके अवश्य बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद के नोट्स बनाओ। क्योंकि जब आप खुद लिखेंगे ना इस क्लास से, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, ठीक है, सिलेबस के अनुसार थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन उस थ्योरी से आपको एक एक पॉइंट निकालना है। जो भी आपको पॉइंट लिखे तुरंत लिखिए उससे, ठीक है। हालांकि मैं भी बताता जाऊंगा लेकिन आपको भी लिखना है। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जब एग्जाम नज़दीक आएगा, 20-25 दिन, मान लो 10 दिन बचे, 20 दिन बचे, 25 दिन बचे, जब आपका रिवीजन करने का मन होना तब आप अपने नोट्स को देखो। उस वक्त आप क्लास को देखने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने नोट्स को देखोगे ना तो पूरी की पूरी थ्योरी आपके सामने आ जाएगी। समझ में आई बात? चलिए, ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। अब आते हैं अपनी क्लास पे। अब तक हमने देखा है पहली क्लास में कि 1892 तक भारतीयों को बजट पर बहस करने का मौका तो मिल गया था, लेकिन अब देश में क्रांतिकारी जो है राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। यहाँ तक पढ़ा हमने कि उन्होंने जो है बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का मौका दे दिया था। याद रखना, वोट डालने का अधिकार अब तक नहीं मिला था। और अब जब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बढ़ रहा था तो अंग्रेजों को इस बात का डर था कि अगर हिंदू मुसलमान एक रहे तो उनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। और इसी डर से, इसी की वजह से अपने देश में दो राजनीति के सबसे चर्चित और मजबूत कानून आए, जिसे हम बोल सकते हैं चर्चित कानून। एक तो आया था 1909, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मार्ले मिंटो सुधार है क्या? यह भी एक भारत प्रसिद्ध अधिनियम, ठीक है, एक्ट है। इस कानून का नाम जो है दो अफसरों के नाम पर है। किन के नाम पर है? दो अफसरों के नाम पर है, जो कि उस समय सत्ता के केंद्र में थे, ठीक है। ये जो लॉर्ड मिंटो है, एक तो हो गया मिंटो और एक हो गया मार्ले। जो मार्ले था ना, वो लंदन में, कहाँ? लंदन में क्या था? भारत का सचिव था। क्या था? भारत का सचिव। और जो मिंटो था ना, ये भारत का वाइसराय था। क्या था? समझ में आ गई? अगर ऐसे याद ना भी रहो ना तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। पहले शब्द किसका आ रहा है? मार्ले का आ रहा है। और सचिव सबसे बड़ा ही होगा, क्यों? क्योंकि उस वक्त वो विदेश में बैठा था, लंदन में बैठा, ऐसा समझो आप, ठीक है। आराम चीजें ना आसान ही कर दो, तोड़ दो शब्दों को, सबको, ठीक है, तोड़ तोड़ के बनाओ। खुद बनाओगे फायदे में रहोगे। समझ में आ गई? तो मार्ले लंदन में बैठा था इसलिए वो सचिव था। मिंटो भारत का वाइसराय था। तो बाद वाला वाइसराय, पहले वाला सचिव। समझ में आ गई? अब देखिए, यही वो एक्ट है। इस एक्ट ने भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसी नींव रखी जिसने आगे चलकर जो देश के बंटवारे का रास्ता साफ किया था। हमने क्या बोला था मैंने कि दो चर्चित कानून है, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। यही वो एक्ट है जिसने भारत के लोकतंत्र की ऐसी नींव रखी थी कि जिससे आगे चलकर देश के बंटवारे का जो रास्ता एकदम क्लियर हो गया, इन्हीं की वजह से। अब कैसे? तो देखिए, अंग्रेजों ने पहली बार धर्म के आधार पर चुनाव करवाने की जो व्यवस्था की, अर्थात कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात कि सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब होता है, इसका मतलब था उस वक्त कि मुस्लिम सीट पर केवल एक तो मुस्लिम का ही अधिकार होगा और मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है और उसे वोट भी मुस्लिम कर सकता है। याद रखना, इस एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, केवल मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम वोटर ही वोट कर सकता है, ठीक है, और केवल मतदाता भी वही होंगे, ठीक है। अब देखिए, लॉर्ड मिंटो ने लिखा है इसके बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड मिंटो ने, जो कि भारत का वाइसराय, उसने लिखा था कि हम नाग के दांत, अर्थात कि ड्रैगन टीथ, नाग के दांत बोल रहे हैं, जिसकी फसल कड़वी होगी। इसलिए जो है मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। याद रखना, एग्जामिनर यहाँ से सवाल बिल्कुल फंसाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना वो मिंटो को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस एक्ट में एक और बात है, ठीक है, कि पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय की जो है कार्यकारी परिषद में भी जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती है उसमें जगह मिली थी, ठीक है। इसमें एक चीज आप नाम याद रखना, जैसे कि मैंने बोला था कि भारत को वाइसराय की कार्यकारी परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था, और वो नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का। किसका? सत्येंद्र प्रसाद
सिन्हा। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, भूलना मत। अब याद रख सकते हो एसपी सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा। ठीक है, इसमें काउंसिल में जगह मिली थी, याद रह जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या मिली थी, जगह मिली थी। और इन्हें जो है विधि सदस्य अर्थात कि लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, अब भारतीय सदस्य बजट परिवेश के साथ साथ याद रखना पूरक प्रश्न जो सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन होते हैं वह भी पूछ सकते थे। बजट पर प्रस्ताव जो रिसोल्यूशन भी ला सकते थे। अब देखिए, इस कानून की ये सीमाएं आपको याद रखनी है। इसके बाद में जस्ट एक और कानून आता है 1919 का। कौन सा? सेकंड कानून आता है अपने 1919 का। अब देखिए, याद रखना, इसे बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। वो क्या था? मोर्लेमेंटो सुधार। दो नाम आ रहे ना, मोर्लेमेंटो सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब देखिए, मोंटेग्यू कौन था? तो देखिए, जो मोंटेग्यू था, मोंटेग्यू ये कौन था? तो देखिए, सेम वैसे ही था, पर याद रखिए 1909 के बाद में और 1919 के बीच में एक और घटना घट चुकी थी। वो थी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और उसी वक्त गांधी जी भारत लौट चुके थे। अब तक गांधी जी भी भारत लौट चुके थे। अंग्रेजों ने युद्ध में मदद के बदले में भारतीयों को सुशासन का लालच भी दिया था। और इसी वादे को पूरा करने के लिए ध्यान रखना, ये मैं आपको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की उससे पहले की घटना बता रहा हूँ, मतलब कि उससे पहले की। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड तो है ये 1919 में, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जरा थोड़ा बैकग्राउंड में चल रहा हूँ ताकि आपको और आसान है। तो वापस सुनो एक बार। 1909 के बाद 1919 में नहीं जाना, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और गांधी जी भारत लौट चुके थे। अंग्रेजों ने युद्ध में मदद के बदले में भारतीयों को सुशासन का लालच दिया और इसी वादे को पूरा करने के लिए 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू घोषणा हुई, जिसे आधार बनाकर 1919 का कानून आया। अब पता चल गया कि 1919 का कानून क्यों आया। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए, अब बात करते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की। तो देखिए, जो मोंटेग्यू था ना, वो भारत का सचिव था। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट नाम भारत का सचिव। ठीक है, तो ये कौन था? सचिव था। क्या था? सचिव। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कौन रहेगा? वाइसराय रहेगा। अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना। ये कौन रहेगा? वाइसराय। ठीक है, अब देखिए, इस एक्ट में, मतलब इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसने जो है राज्य के जो विषय होते हैं ना, ठीक है, उन्हें दो भागों में बांट दिया इस एक्ट के अंदर। तो याद रखना, एग्जामिनर यहाँ से भी फिर सवाल पूछता है कि किस एक्ट के तहत राज्यों के विषय को दो भागों में बांटा गया था। वो 1919 का एक्ट है। ठीक है, अब दो विषय कौन कौन से? एक होता है हस्तांतरित, एक होता है आरक्षित। हस्तांतरित जो विषय है उसके अंदर कुछ विषय शामिल किए गए, सब्जेक्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हस्तांतरित थे, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, और जो स्थानीय प्रशासन होता है वो हो गई। मतलब कि जिन पर भारतीय मंत्रियों का शासन होगा, सीधी सी बात, जिस पर भारतीय मंत्रियों का शासन होगा। और जो आरक्षित होता है उसके अंदर आप ऐसे समझो, पुलिस हो गई, जेल हो गई, न्यायालय हो गया और राजस्व हो गया। और इन पर क्या होता है ना, गवर्नर और जो उसके जो अफसर है वो फैसला लेंगे। मतलब आप समझे, आरक्षित विषय का मतलब समझिए आप आराम से। पुलिस, जेल, न्यायालय, राजस्व, और इन पर गवर्नर और उसके अफसर फैसला लेंगे। और बाकी मंत्रियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन, जिन पर भारतीय मंत्रियों का शासन होगा। मतलब कि मलाई तो अंग्रेजों के पास में और जिम्मेदारी भारतीयों के पास में। ठीक है, तो 1919 का ये कानून है। अब देखिए, पहली बार देश में लोकसभा और राज्यसभा जैसा ढांचा भी बना। पहली बार देश में लोकसभा और राज्यसभा जैसा ढांचा बना और इसे राज्य परिषद कहा गया। क्या कहा गया? राज्य परिषद। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, ये 1919 के तहत आई थी। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? राज्य परिषद, अर्थात कि अपर हाउस, और केंद्रीय विधानसभा को लोअर हाउस कहा गया। अब देखिए, देश में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने की व्यवस्था शुरू हुई।
हालांकि वोट, ध्यान रखना, हालांकि वोट देने का जो अधिकार है वो केवल संपत्ति, टैक्स और जो शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को ही था, हर किसी को नहीं था। ठीक है। और इसी में एक चीज़ और बढ़िया हुई कि सिविल सेवकों की जो भर्ती है लोक सेवा आयोग, उसके लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो कि आगे चलकर 1926 में जो कि ली आयोग है उसकी सिफारिश पर बना था। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बीमारी ये हुई, मतलब इसने जहर घोल दिया। कैसे? जो जहर 1909 में केवल मुस्लिमों के पास था। हमने क्या बोला था इसमें 1909 वाले में? ठीक है, बोला था हमने कि मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम ही वोट डाल सकता है, मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा सकता है। यह तो सांप्रदायिक जहर था। ठीक है। और इसी सांप्रदायिकता का विस्तार उन्होंने इस एक्ट में किया। कैसे? जो जहर उन्होंने 1919 में 9 में केवल मुस्लिमों के लिए किया था, वही जहर अब सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों के लिए भी बढ़ा दिया था। इसमें केवल हिंदुइज्म को छोड़ा गया, बाकी सबको तो इकट्ठा कर। हालांकि वो अलग ही हो गया उसके बाद में, तो वो भी तो अलग ही हो गया। मुस्लिमों को अलग कर दिया, सिखों को कर दिया, ईसाइयों को कर दिया, एंग्लो इंडियन को कर दिया, यूरोपियों को कर दिया, फिर बचा कौन? तो हिंदू भी अलग ही होंगे ना। तो मतलब कि ये सांप्रदायिकता का विस्तार था एक तरीके से। ठीक है। जो जेल उन्होंने 1909 में डाला था, वही जेल वापस सबके लिए इकट्ठा कर लिया इन्होंने। ठीक है। अब देखिए, दोनों हमने कानून पढ़े, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखना। 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। ठीक है, लॉर्ड मिंटो याद रह जाएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिल्कुल एसपी जो सिन्हा साहब है, उनकी आपको बात बिल्कुल याद रखनी है। एग्जामिनर यहाँ से बिल्कुल सवाल पूछता है कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है वो वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है। एक और प्रश्न आता है कि राज्य में द्वैत शासन की शुरुआत और इसके जनक कौन है? याद रखना, द्वैत शासन। ठीक है। द्वैत शासन को जो 1919 की घटना है, हमने पढ़ा था, राज्य में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 में हुई थी, लेकिन इसके जनक जो है वो है लियोनेल कर्टिस। क्या नाम है? लियोनेल कर्टिस, याद रहेगा। अब एक चीज और याद रखें, 1919 का एक्ट लागू कब हुआ? अगर आपसे पूछ ले कि 1919 का जो एक्ट है वो वास्तव में लागू कब हुआ, तो आप बोलोगे सर 1919 में आया तो 1919 में हो गया होगा, 20 में हो गया होगा। नहीं, ये लागू हुआ था एग्जैक्ट 1921 में। कब हुआ था? 1921 में लागू हुआ था। आया 1919 को, लागू हुआ था 1900। अब देखिए, अब तक हम देखें कि 1919 के एक्ट से भारतीय खुश नहीं थे। अब सभी को पता है कौन खुश होगा इससे। ठीक है, सांप्रदायिक तक जहर था ये तो एक तरीके से। इसके बाद में साइमन कमीशन जो कि 1927 भारत आया, जिसका जो है लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। और इसी के बाद आई नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं गोलमेज, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन उनकी, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से सुनिए। अब हम जरा 1919 के बाद में 1935 का अधिनियम देखेंगे, और याद रखना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। 1935 से 1947 के अधिनियम हमें पढ़ने ही चाहिए और याद भी होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं 1935 के अधिनियम की। किसकी? 1935। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया अब तक का बड़ा, और ध्यान रखना, अंतिम लिखित कानून है। एक तो अंतिम है, एक लिखित है, एक सबसे बड़ा है। ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है और अब तक का सबसे बड़ा और अंतिम लिखित कानून है। इसमें अगर हम कुछ बात करें ना, तो देखिए इस 1935 के अधिनियम के अंदर एक तो याद रखना, इसके अंदर 321 तो धाराएं हैं। कितनी? 321 क्या है? धाराएं हैं। और याद रखना इसमें 10 अनुसूचियां हैं। ठीक है, क्या है? अनुसूचियां। उस वक्त 1935 के जब ये एक्ट आया था ना, तो इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अब देखिए, अंग्रेजों ने पहली बार ब्रिटिश भारत और दो देसी रियासतों इनको मिलकर जो एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब एग्जामिनर यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने पहली बार ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव किस एक्ट के तहत दिया था? तो याद रखना 1935 का एक्ट है। ठीक है, याद रहेगी। अब देखिए, इसमें ट्विस्ट क्या था कि राजस्थान के राजाओं और अन्य जो देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, इसलिए ये जो संघ है ना, ये केवल कागजों तक ही सीमित रहा। इसलिए एग्जामिनर यहाँ से बाई चांस सवाल पूछ लेता है, बाकी नहीं पूछेगा। ठीक है, और पूछ भी सकता है एग्जामिनर, अभी जिस हिसाब से वो चल रहा है, पता नहीं क्या खा के चल रहा है वो। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए।
तो क्या रहा, ये संघ केवल कागजों तक ही सीमित रहा। क्यों? क्योंकि राजा लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसमें एक और बात हुई, इसमें शक्तियों का बंटवारा हो गया। शक्तियों का बंटवारा कैसे? जैसे पहली बार जो है शक्तियों का ना 3 शक्तियों में बांटा गया, 3 सूचियों में, ठीक है। और जो हमारे आज भी हमारे संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में वर्णित है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, जो आज भी हमारे वर्तमान में संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में। अब वो 3 सूची कौन कौन सी है? तो देखिए, एक होती है आपकी संघ, क्या होती है? एक तो होती है संघ, एक होती है प्रांत, ठीक है। और प्रांत के बाद में आती है एक समवर्ती, क्या नाम आती है? समवर्ती, ये थी, ठीक है। अब देखिए 3 सूचियां थी संघ के अंदर, याद रखना उस वक्त केवल 59 विषय थे। कितने? 59। अब देखने आपको विषय उस वक्त के याद नहीं रखने, आपको केवल ये याद रखना है, संघ तो सभी को पता है केंद्र, ठीक है। प्रांत सभी को पता है स्टेट, ठीक है। समवर्ती बूथ ऑफ व्यू, दोनों, ठीक है। समवर्ती के अंदर दोनों आ जाएंगे, अर्थात कि संघ सूची के लिए 59 विषय थे और प्रांतीय विषय के लिए उस वक्त 36 विषय थे। लेकिन जो बची हुई शक्तियां थी उन्हें हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, जो कि बाकी बची हुई शक्तियां अगर मान लो किसको दी गई, तो अगर ऐसा पूछे तो वाइसराय को दी गई, नहीं ऐसा तो कौन पूछेगा, ठीक है। अब सुनिए इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज, 1919 में जो हमने क्या बोला था, द्वैध शासन लगाया था, दोहरा राज था। तो 1919 में राज्यों में जो द्वैध शासन दोहरा राज था उसे खत्म कर दिया, उसे इसमें खत्म कर दिया। तो यहां से प्रश्न बनता है कि द्वैध शासन जो है दोहरा राज राज्यों में किस पर से हटाया गया था? तो 1919 में जो द्वैध शासन लगा था वो 1919 के 35 के एक्ट में हटा दिया गया। अब राज्यों को अपने हिसाब से सरकार चलाने की आजादी मिल चुकी थी, लेकिन जो सिस्टम राज्यों से हटा था उसे अब केंद्र में लागू कर दिया, ठीक है। वही द्वैध शासन वापस केंद्र में लागू कर दिया। तो अगर पूछ ले कि राज्य से हटाकर द्वैध शासन केंद्र में लागू किस एक्ट के तहत किया गया था? 1935 के एक्ट के तहत किया गया था। एक चीज याद रखना इसके अंदर, और ये जो एक्ट है 1935 का, इसी में 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 स्थापना होती है आरबीआई की, ठीक है। आरबीआई मुद्रा और जो साख को कंट्रोल करने के लिए 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक बना था। यहां से तो हर एग्जाम में प्रश्न आता है बाय चांस कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है किस एक्ट के तहत बना था। तो याद रखना 1935 का अधिनियम था ये, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी चीजें हुई है। 1937 में दिल्ली में एक स्थापना हुई थी हाईकोर्ट की, अर्थात किस हाईकोर्ट आप मत बोलिए, आप इसको उस वक्त थी संघीय न्यायालय, क्या थी? संघीय न्यायालय। अब आप बोलोगे कि वो न्यायालय याद रखने की जरूरत क्या है? तो देखिए 1937 में दिल्ली में स्थापना हुई थी संघीय न्यायालय की। उस वक्त के मुख्य जो न्यायाधीश थे उनका नाम था सर मोरिस गवायर, और वही जो याद रखना यही वो संघीय कोर्ट है, न्यायालय, जो कि आगे चलकर हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, याद रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी की देन में आ गई, संघीय न्यायालय, ठीक है, संघीय न्यायालय, ठीक है। अब देखिए एक चीज और याद रखें, केंद्र के साथ साथ राज्यों के लिए भी, केंद्र के साथ साथ केंद्र में हमने क्या बोला था? लोक सेवा आयोग थी, वो लोक सेवा आयोग थी, लेकिन केंद्र के बाद में राज्यों में भी प्रांतीय लोक सेवा आयोग, अर्थात कि जैसे कि हमारे राजस्थान में आरपीएससी का प्रावधान कर दिया गया था। अब याद रखें एक चीज और याद रखना, इसमें सबसे बड़ी है कि बर्मा अर्थात कि म्यांमार इसी एक्ट के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था, याद रहेगा। तो बर्मा को अलग किस एक्ट के तहत? 1935 के एक्ट के तहत किया कब गया था? 1937 में, ठीक है। अब देखिए 1935 के एक्ट के बाद में 1937 में चुनाव हुए थे। तो याद रखना 1937 में क्या हो गए थे? चुनाव हो गए थे। 1937 में क्या हो गए थे? चुनाव। अब देखिए लेकिन वापस फिर द्वितीय युद्ध शुरू हो गया था। 37 में चुनाव, 39 में आप सभी को पता है विश्व युद्ध शुरू हो गया था, वापस 1939 में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध, जो विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो गया था। अंग्रेजों को वापस एक बार भारतीय की मदद चाहिए थी, लेकिन भारतीय जो है मदद करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने वापस ऑफर दिए। अब वो ऑफर क्या थे वो सुनिए आप, ठीक है। आपको याद चीजें जो है याद हो रही होगी मेरे हिसाब से तो।
बाकी पढ़ना आपको है। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हम थ्योरी को लेकर चलेंगे, इसलिए लिंक बाय लिंक पढ़ाना थोड़ा जरूरी है, वरना वैसे याद भी नहीं होता। हालांकि पीवाईक्यू की क्लास वगैरह हम देख सकते हैं, लेकिन उनमें फिर वही है, हम ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी जो एग्जामिनर जो हमसे प्रश्न पूछते हैं वो बड़ा डीप में जाकर पूछते हैं, 1% के 100% कर देगा वो भी, ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए उन्होंने जो ऑफर क्या दिया वो देखिए, उन्होंने ऑफर दिया तो एक तो 1940 का, 1940 में एक ऑफर दिया। बोलेंगे 1940 में क्या, उन्होंने 1940 में दिया था अगस्त प्रस्ताव। क्या दिया था? अगस्त प्रस्ताव। वाइस राय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो, ठीक है। इन्होंने पहली बार ये माना कि भारतीयों को अपना संविधान खुद बनाना चाहिए। किसने माना? लिनलिथगो ने, जो कि कौन थे? वाइस राय थे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त प्रस्ताव आया था उस वक्त माना था इन्होंने कि भारतीयों को अपना संविधान खुद बनाना चाहिए। फिर वापस 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने युद्ध के बाद आज़ादी का वादा किया कि जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तब हम आपको आज़ादी दे देंगे, इसलिए अभी आप हमारा युद्ध में साथ दीजिए। पर याद रखना क्रिप्स जो है, ये क्रिप्स मिशन है, वो आपको एक चीज़ और सिखाता है। कैसे? देखिए 1942, 1940 में तो आ गया अगस्त, ठीक है, प्रस्ताव, और 1942 में आ गया था आपके क्रिप्स, ठीक है, मिशन, याद रहेगा। अब देखिए क्रिप्स मिशन है उसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने युद्ध के बाद जो है आज़ादी का वादा किया, पर गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है डूबते हुए बैंक का चेक, इसे कहा था। किसे? क्रिप्स मिशन को। तो इसलिए इसे भी ठुकरा दिया गया। लेकिन 1942 बाद में वापस एक और आता है 1946 का। कब आता है? 1946, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। अब देखिए कैबिनेट मिशन में क्या हुआ ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 3 मंत्री आए थे इसके साथ में। क्या आए थे? इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 3 मंत्री कौन थे? एक तो थे पैथिक लॉरेंस, एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स वापस आ गया, क्रिप्स तो याद रखना क्योंकि वो 42 में आ रहा है, और उसे महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि ये डूबते हुए बैंक का चेक है, अर्थात कि पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। और तीसरा शख्स था एवी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और इसी की सिफारिश पर 21 ये जो क्रिप्स कैबिनेट मिशन है 1946 का, इसी की सिफारिश पर हमारी संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। अब देखिए, और इसी के तहत अंत थे ब्रिटिश जो है आपके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत की आज़ादी का ऐलान कर दिया, भारत की आज़ादी का ऐलान कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन का प्लान भी पेश किया। अब देखिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, ऊपर की चीज़ें वापस एक बार कवर करते हैं। वापस आप पहले अगला सुनिए आप, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र 2 देश बन गए थे, ये सभी को पता है। वाइसराय और जो भारत सचिव के पद है उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। याद रखना, अगर एक्ट पूछे ना तो याद रखना भारतीय और स्वतंत्रता का एक्ट लगेगा, ठीक है। 1947 एक्ट है। 1946 में हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा, 1947 में हमें क्या मिल रही है? आज़ादी मिल रही है, ठीक है। और यही कौन सा एक्ट है? भारतीय परिषद अधिनियम, याद रहेगा, ठीक है। तो परिषद कैसे आ गया? स्वतंत्र आएगा ना, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये याद रखना है ना, ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और ये याद रखना ये अंतिम है। क्या ये अंतिम एंड है यहाँ पे, ठीक है। वापस सुन लो, भारतीय 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। पैथिक लॉरेंस आए थे, इसके साथ में क्रिप्स आए थे, एवी अलेक्जेंडर आए थे, और इसी की सिफारिश पर हमारी संविधान सभा का चुनाव हुआ था। और 1947 की बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, तो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली ने भारत की आज़ादी का ऐलान कर दिया था, और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की जो है प्लान भी पेश किया था। प्लान क्या था उससे पहले ये सुनिए। 15 अगस्त 1947 को सभी को पता 2 देश बन गए थे, भारत और पाकिस्तान। और जो है वायसराय और भारत सचिव का जो पद था ना, उनको हमेशा के लिए इसमें खत्म कर दिया। तो वायसराय और भारत का पद, ये चीज याद रखना, वायसराय और भारत सचिव, इन दोनों को परमानेंटली यहाँ पे कट कर दिया गया, ठीक है,
याद रहेगा, इनको यहाँ पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया था। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी आपको ये चीज याद रखनी कि आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये याद रखना आप, कौन बने, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब याद रखें, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो आपको लगाना श्री राजगोपालाचारी। क्या लगाना है, श्री राजगोपालाचारी, श्री नहीं है सी है, ठीक है, राजगोपालाचारी बने थे। अब देखिए जब तक नया संविधान नहीं बना, जब तक नया संविधान नहीं बना तब तक भारत पर शासन करना, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कानून चाहिए, व्यवस्था चाहिए, धारा चाहिए, एक्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, व्यवस्था चाहिए, ताकि सुव्यवस्था से देश को चला सके। इसलिए जब तक संविधान नहीं बना तब तक 1935 का जो एक्ट है उसी से ही देश को चलाने का फैसला किया गया था। इसलिए मैंने बोला था कि 1935 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, जब तक देश में कानून नहीं बना था, संविधान नहीं बना था कंप्लीटली, तो किस एक्ट से चल रहा था देश, तो 1935 के एक्ट से चल रहा था। ठीक है, ये इतनी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आरबीआई वगैरह सबकी स्थापना भी इसी में होती है। ठीक है, अब देखिए एक बार अब तक हमने जो पढ़ा उसका मैं कुछ डेटा आपको बताता हूँ। जैसे कि 1935 में हमने पढ़ा था कि राज्यों में, ये चीज़ आपको याद रखनी, 1935 एक्ट के तहत राज्यों से द्वैध शासन खत्म हुआ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से जो है प्रश्न पूछता है। 1935 में राज्य से द्वैध शासन खत्म हुआ, लेकिन केंद्र में लगा दिया गया। ये कब हुआ, 1935 के तहत हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 को आया, और इसी के आधार पर संविधान सभा बनी थी। तो संविधान सभा अगर पूछे कि किस एक्ट के तहत बनी, तो कैबिनेट मिशन एक्ट के तहत बनी थी। कब, 1946 में। और सभी को बताया 1946 में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली ने आज़ादी की घोषणा की थी, तो वो लेबर पार्टी से थे, ये याद रखना है। वो किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। समझ में आ गई सब कुछ। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे ना तो मतलब कि और भी मतलब हम आगे जानेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, आराम से चलना है। अब तक हमने देखा कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, उसने पाकिस्तान की मांग ठुकराते हुए बात के लिए एक संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया। क्या बनाने का सुझाव दिया था, संविधान सभा। लेकिन अब हम देखेंगे कि यह सभा बनी कैसे और इसकी बैठकों की जो है बैठकों में क्या क्या हुआ। तो पहले वो देखते हैं, ध्यान से सुनिए। संविधान सभा का विचार जो सबसे पहले किसने रखा, संविधान सभा का जो विचार है सबसे पहले किसने रखा, किसने कहा कि हमारा जो है संविधान होना चाहिए। हालांकि मैंने एक अंग्रेज भी बताया था, अगर आपको पिछली चीजें याद है तो आप कमेंट में जरूर बताना मुझे। मैंने एक अंग्रेज भी बताया था कि भारतीयों को भारत का संविधान ही चाहिए और उन्हें वही मिलना चाहिए और उनका खुद का होना चाहिए। यह बात किस अंग्रेज ने कही थी, कमेंट करना आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संविधान सभा का सबसे पहले विचार 1934 वो शख्स थे M.N. रॉय। क्या नाम था, M.N. रॉय। ठीक है, M.N. रॉय ने दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कांग्रेस ने कब दिया था, तो याद रखना कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर जो है आधिकारिक तौर पर, कैसे, आधिकारिक तौर पर 1935 में, आधिकारिक तौर पर कब दिया था, 1935 में। किसने, कांग्रेस ने, याद रहेगी। अब देखिए इन्होंने आधिकारिक तौर पर मांग की थी 1935 में, लेकिन अंततः 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे जो है सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसे हकीकत में कब बदला था, 1946 के कैबिनेट मिशन ने बदला था। किसने बदला था, 1946 के कैबिनेट मिशन ने बदला था। अब देखिए कैबिनेट मिशन के अनुसार तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने, 389 सदस्य ही होने चाहिए थे। लेकिन सीटें कितनी थी, 296। ब्रिटिश भारत मतलब जहाँ पे अंग्रेजों का जो सीधा राज था वाह। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत से सीटें थी 296। ठीक है, याद रखना अगर एग्जाम आए उस वक्त ब्रिटिश भारत है। हालांकि इतना डेटा कौन पूछेगा, फिर भी आप नोट्स में लिख लेना। 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत की। ठीक है, और 93 जो सीटें थी ना वो देसी रियासत की थी। देसी रियासत कौन कौन सी, जो राजा महाराजों के जो क्षेत्र थे ना उनकी थी। ठीक है, अब पूछता है इसमें चुनाव कैसे हुए थे, तो याद रखना चुनाव जो है अप्रत्यक्ष अर्थात कि इनडायरेक्ट हुए थे।
याद रख, अर्थात कि जनता ने नहीं दिया था, बल्कि जो है प्रांतीय जो विधानसभाओं के जो सदस्य है उन्होंने उन्हें चुना था। ठीक है, सीटों का आधार क्या था? अगर सीटों का आधार पूछे तो याद रखना, इस पे जो है प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीटें होती है। और ये हम सब है ना, जब से पॉलिटी पढ़ते आ रहे हैं हम रटते ही चले आ रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा भी जो है आप रट चुके होंगे इस वक्त तो। ठीक है, पर तो प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल एक सीट। समझ में आ गई बात? चले आगे। अब देखिए, संविधान सभा की हम बात करें ना, तो इसकी कुछ बैठकें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि एक होती है 9 दिसंबर 1946 को, यह आपको संविधान की बैठकें याद रखनी है। ठीक है, तो एक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ये होती है अपनी पहली बैठक। ये होती है पहली बैठक, ध्यान से सुना। दिल्ली में होती है, सभी को पता है, संसद भवन का कि जो केंद्रीय कक्ष भी वही है। इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। अब इसके अध्यक्ष पूछते हैं, तो याद रखना इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे बुजुर्ग, वो बुजुर्ग थे, अर्थात कि बूढ़े थे, इसलिए उन्हें जो है इनका अस्थायी जो है अध्यक्ष बनाया गया था। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और इनको किसकी तर्ज पर बनाया गया? तो याद रखना, ये फ्रांस है, उसकी तर्ज पर अध्यक्ष चुना गया था। और इसके बाद में एक बैठक होती है अपनी 11 दिसंबर 1946 को। केवल बैठक पूछता है, उसके अध्यक्ष पूछता है ज्यादातर एग्जामिनर। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन फिर एक बैठक और होती है अपनी, ठीक है, जो होती है आपकी 11 दिसंबर 1946। एक चीज नोटिस करना, जब भी कांग्रेस की बैठक हुई है दिसंबर के मंथ में हुई है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगर एग्जामिनर वापस ही और टेढ़ा कर दे तो वो तो अलग ही बात है, बाकी जो भी बैठकें हुई है वो केवल दिसंबर में हुई है। ठीक है, अब देखिए, ये दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को। अब इसके अस्थायी नहीं, स्थायी अध्यक्ष पूछते हैं, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी याद रखना, इस पे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो इस पे तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और इस पे कौन थे? तो इस पे राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? अस्थायी, याद रखना, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये स्थायी, याद रहेगा। अब देखिए, इसमें उपाध्यक्ष भी है। किसमें? सेकंड बैठक में। इसमें उपाध्यक्ष जो है, एक तो एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी, और एक वी.टी. कृष्णमाचारी। ये कौन थे? ये इसके उपाध्यक्ष थे। लेकिन एग्जामिनर सवाल ये पूछता है कि इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे इसमें? तो याद रखना, इसमें संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। इनके ऊपर अभी बड़ा जो है काफी विवाद भी चल रहा है। तो बोल रहे हैं कि संविधान इन्होंने लिखा था। तो याद रखिए, ये भी जो है संविधान जो है उनके ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के रूप में थे। ठीक है, इन्होंने ऐसा समझो आप, संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था इन्होंने। ठीक है, अब देखिए, इनकी फिर एक बैठक होती है 2 दिन बाद, 11 से 12 छोड़ दो, 13। तो 13 दिसंबर को एक वापस बैठक होती है 1946। ठीक है, याद रखना, इनकी बैठक दिसंबर में हुई थी। सेकंड बात है, देखो 2 दिन छोड़ के हो रही है, 9, 11, 13। ठीक है, लेकिन अब 13 वाली याद रखनी। 13 दिसंबर 1946 को इनकी तीसरी बैठक थी, और इसी में उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। यह भी प्रश्न बन सकता है कि किस बैठक के अंदर, कांग्रेस की किस बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था? तो वो था 13 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक में। और प्रस्ताव किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उन्होंने पेश किया था। और यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारी जो संविधान है उसकी प्रेम्बल अर्थात की प्रस्तावना बनी थी। ठीक है, और इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो याद रखना, इसमें जो है प्रस्तावना, ठीक है, 22 जनवरी, यह सन याद रखनी है आपको, 1947 सर्वसम्मति से। ठीक है, 22 जनवरी 1947 सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी इसे लेकर आए थे। चलिए आगे, अब तक समझ में आ चुका होगा आपके सारी चीजें।
अब देखिए, अब हम बात करेंगे जरा प्रारूप समिति की, अर्थात कि ड्राफ्टिंग कमेटी की। क्यों? क्योंकि सबसे पावरफुल कमेटी यही थी, सबसे पावरफुल कमेटी यही थी। और मैंने पहले बोला कि विवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें केवल पढ़ना है। अब देखिए, अगर हम इसकी प्रारूप समिति की बात करें, ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो संविधान लिखने का असली जिम्मा जो है इसी समिति पर था। अब बात करते हैं इसका गठन की, तो याद रखने, अगर आप इसे ऐसे याद ना रखें ना, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, ऐसे याद हो जाएगी। इसे जो है 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? अर्थात की ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग, ठीक है, याद रखना 1947, 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था? गठन। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। याद रखना, इन्हें भारतीय संविधान के जनक, जननी, सब कुछ इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, विवाद में नहीं पड़ना है, मैंने पहले बोला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके सदस्य की। तो याद रखना, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 1+6, ये टोटल कितने हुए? 7 हुए। एक होता है आपके अध्यक्ष, ठीक है, और 7 क्या है? सदस्य। ठीक है, अब देखिए, इसमें लगभग जो है सभी नामों में, याद रखना आपके सदस्य याद रखने की, सदस्य पूछता है ड्राफ्टिंग कमेटी में। ठीक है, तो इसके सभी नामों, जो नाम है ना ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के, उनमें सब में भगवान कृष्ण के नाम आते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख लोगे। कैसे आते हैं? तो देखिए, इसमें गोपाल आता है, कृष्ण आता है, माधव आता है, इसमें कन्हैया लाल भी आता है। तो इसमें चारों नाम किसके? भगवान श्री कृष्ण के हैं। तो आप ऐसे भी याद नाम रख लोगे। अब बात करते हैं इनके सदस्य की। तो देखिए, सभी को पता है अध्यक्ष की तो सभी को पता है, अध्यक्ष तो बताने की जरूरत नहीं। 6 सदस्य की बात करते हैं। तो देखिए, एक तो इसमें थे एन गोपाल स्वामी। तो मैंने बोला था गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम होता है। एन गोपाल स्वामी, जिसे हम बोलते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, अयंगर याद रखो तो बढ़िया, गोपाल स्वामी रखो तो बढ़िया। ठीक, हमने बात की थी कृष्णा की, तो याद रखना कृष्णा से बनता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अयंगर याद रख लो, अय्यर याद रख लो, या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर याद रख लो। ठीक है, एक इसमें और नाम है डॉक्टर के एम मुंशी। क्या नाम है? डॉक्टर के एम मुंशी। ये थोड़ा डिफरेंट आ गया, कोई बात नहीं, आगे चलते। तो डॉक्टर के एम मुंशी, उसके बाद में एक नाम आता है जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये याद रह जाएगा। एन माधवराव, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये एग्जामिनर पूछता है कि एन जो आपके जो बीएल जो एन माधवराव है, उन्होंने किसकी जगह ली थी? अगर ये पूछ रहे तो याद रखना एन माधवराव ने बीएल जो है मित्र की जगह ली थी, क्योंकि उनका देहांत हो गया था। ठीक है, उसके बाद में टीटी कृष्णामाचारी, हाँ अच्छा उन्होंने छोड़ा था, हाँ टीटी कृष्णामाचारी जो है उनकी जगह ली थी। ठीक है, क्योंकि खेतान की जो है मृत्यु हो गई थी। टीटी खेतान की मृत्यु के बाद में किसने जगह ली? टीटी कृष्णामाचारी ने। और बीएल मित्र ने छोड़ दी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसकी जगह ली थी माधवराव ने, एन माधवराव ने। और टीटी कृष्णामाचारी, इन्होंने जगह ली थी डीपी खेतान की। क्यों? क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु हो चुकी थी। समझ में आ गई चीजें? लिख भी लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अब ध्यान रखिए, संविधान को अपनाने का समय है। क्यों? क्योंकि हमने ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ ली। ठीक है, अब देखिए, संविधान बनाने में सभी को पता है 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है। और इसमें कुल जो वाचन हुए ना, वो 3 वाचन हुए, रीडिंग्स। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर 1949 को, ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब इसे जो है अडोप्टेड अर्थात की अंगीकृत करने का समय था। ठीक है, और इसी दिन याद रखना नागरिकता अर्थात कि चुनाव और जो अंतरिम संसद है, उन्होंने जैसे ऐसे कुल जो है मतलब कि जैसे इसी दिन नागरिकता, चुनाव और जो अंतरिम संसद जैसे कुल जो है 15 अनुच्छेद जो है तुरंत लागू कर दिए। तो याद रखना 15 अनुच्छेद ये आपको याद रखने। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछता है कि जब संविधान
जब संविधान जो दिया गया था उस वक्त जो कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था, तुरंत लागू कर दिए गए थे। तो तुरंत केवल 15 अनुच्छेद को लागू किए गए थे और इसीलिए हम 26 जनवरी को आप सभी को बताया कॉन्स्टिट्यूशन डे अर्थात कि संविधान दिवस मनाते हैं। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को इसकी एक अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, आखिरी बैठक हुई थी कब? 24 जनवरी 1950, ये याद रखना 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक, अंतिम बैठक किसकी? संविधान सभा की, याद रहेगा संविधान सभा की क्या ये अंतिम बैठक है, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया, समझ में आ गई। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और याद रखें 26 जनवरी 1950 को पूर्ण लागू अर्थात कि भारत एक गणतंत्र बना और पूरा संविधान लागू हो गया। ये सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब देखो कुछ चीजें ऐसी जो हमें याद रखनी है, जैसे संविधान सभा में राजस्थान से कुल सदस्य कितने थे। एक दो मैंने सवाल ये भी तो पूछ सकता ना कि संविधान सभा में राजस्थान से कुल सदस्य कितने थे, तो याद रखना इसमें राजस्थान से अगर सवाल पूछे ना, ठीक है, राजस्थान से तो टोटल 12 सदस्य थे। कितने थे? कितने थे? वो 12 सदस्य कहां से थे? तो याद रखना 11 सदस्य रियासतों से थे और एक जो थे आपके वो अजमेर मेरवाड़ा से। कहां से? अजमेर मेरवाड़ा से थे, याद रहे। अगर हम उनके नामों की बात करें तो कुछ याद रखना, जैसे कि माणिक्यलाल वर्मा हो गए जो कि उदयपुर से थे, और जयनारायण व्यास है जो कि जोधपुर से थे। एक और नाम याद रखना मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये अजमेर से थे, इनका नाम बार बार एग्जाम में आया था, ठीक है। और एक राज बहादुर थे जो कि भरतपुर से थे, याद रहेंगे। तो संविधान सभा में राजस्थान से कुल सदस्य 12 सदस्य थे, 11 सदस्य रियासतों से और एक अजमेर मेरवाड़ा से, ये याद रखना है, एक ही सदस्य थे अजमेर मेरवाड़ा से, ठीक है। चलिए तो अब देखिए संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे, कोई बता सकता है? संविधान सभा की जो मूल प्रति है उस पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति, उनका नाम है बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम है? बलवंत सिंह मेहता। और ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे। तो देखिए हमने अब तक देखा है कि संविधान बन चुका है। अब सवाल ये था कि इस विशाल देश को चलाने के लिए नियम कहां से लाएंगे? भाई कानून भी तो कोई चीज है, वो कहां से लाएंगे? क्योंकि मैंने पहले बोला आपको 1935 का अधिनियम याद रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा था उसमें 321 तो क्या है? धाराएं, क्या है? धारा, और 10 क्या है? अनुसूची, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर मतलब कि इतना बड़ा हमारे पास में है संविधान, ऑलरेडी 1935 की धाराएं पड़ी है, पूरा कानून है। और हाँ वाला अच्छी बात है कि 321 जो है हमारे पास में धाराएं उस वक्त थी, 10 अनुसूचियां थी, तो कानून तो था 1935 में लागू हुआ था। लेकिन एक सुव्यवस्थित देश को चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित कानून भी होना चाहिए, ढंग से उसको समझना जरूरी है। तो सवाल यही था कि इस विशाल देश को चलाने के लिए नियम कहां से लाएंगे? तो फिर इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमने दुनिया भर के संविधानों को छानने के बाद अपना संविधान बनाया है। इसलिए उनके लिए जो मतलब कि वहां से ज्ञान लेकर आते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, तो वो चीज़ याद रखे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था हमने दुनिया भर के संविधानों को छानने के बाद अपना संविधान बनाया है। इसलिए इसे उधार का थैला भी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन ये उधार नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों का संग्रह है। अम्बेडकर ने खुद ने माना, याद रखना। इसलिए अम्बेडकर ने कहा है कि इसे उधार का थैला कहा जा सकता है, लेकिन ये उधार नहीं है बल्कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों का संग्रह है, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में बात करेंगे कि इस विशाल देश को चलाने के लिए नियम कहां से लाएंगे। तो हम आगे नियम लाएंगे, किस किस देश से हमने क्या क्या लिया है वो बातें करेंगे। याद रखना पूरी क्लास SI के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगी, उससे बाहर एक भी टॉपिक आपका नहीं जाएगा। और मैंने पहले भी बोला था कि इंडियन पॉलिटिक्स सब में आती है, पढ़ना सबको चाहिए, और मैं पूरी कंप्लीटली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो डरने की वैसे भी कोई बात नहीं है। क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करो तो आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट जरूर करना ताकि मुझे आपकी कम से कम राय तो मिले, इसलिए राय जरूर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम जानेंगे कि इस विशाल देश को चलाने के लिए भारत में किस किस देश से जो हमने कानून लिए, नियम लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।